हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य एकेडमी मेरठ। तो आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं संविधान का, जिसको कहेंगे आप भाग 5 के अंतर्गत जब चैप्टर 2 पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक व्यवस्था की गई है पार्लियामेंट की, जिसे आप देश की में या भारत के संविधान में विशेषताओं के रूप में काउंट कर सकते हैं कि भारत की जो संविधान की विशेषता है उसकी एक विशेषता यह भी है कि हमारे देश की व्यवस्था संसदात्मक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम यहाँ पर है। तो आज पार्लियामेंट्री सिस्टम को हम संविधान में पढ़ते हैं कि आखिर हमारे संविधान में संसद की व्यवस्था कहाँ पर दी गई है और आपके एग्जाम्स के लिए कौन कौन से क्वेश्चन वहाँ पर अच्छे बनते हैं, इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो आइए आज हम उसको देखते हैं पार्लियामेंट को। तो पहली चीज हमें यहाँ याद रखनी है शुरू करने से पहले कि जब भी हम अपने देश की शासन व्यवस्था के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि सरकार के द्वारा कानून बनाए गए। तो एक तरीके से समझे, सरकार जो कानून बनाती है तो किस बॉडी के माध्यम से सरकार कानून बनाती है, तो आप उसे कहेंगे पार्लियामेंट। अर्थात संघ की सरकार जब कानून बनाती है तो कानून बनाने में जो व्यवस्था या निर्धारित करती है वो कौन सी बॉडी करती है, तो उसको आप कह सकते हैं संसद। तो आप उसको याद रखें। तो अब हम इसको देखते हैं। तो यदि आप संसद की बात कर लें तो संसद को आप एक तरीके से कह सकते हैं कि ये भी भाग 5 में है, भाग 5। और इस भाग 5 में चैप्टर नंबर 2 याद रखेंगे, चैप्टर नंबर 2 जो कि किसकी व्यवस्था करता है, संसद की व्यवस्था करता है। अब जब संसद को हम पढ़ते हैं तो ये तो बात आप सब लोग अच्छे से जानते हैं, संसद का मतलब है कानून बनाने वाली बॉडी जो देश के लिए कानून बनाती है, जो संघ सूची के विषयों पर कानून बनाती है। जैसे मैंने सूचियों का भी जिक्र किया होगा, जब मैंने आपको अनुसूचियां पढ़ाई थी तो वहां पर एक 7वीं अनुसूची पढ़ाई थी जिसमें विषय दिए गए हैं संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अब संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने की अथॉरिटी पार्लियामेंट को होती है, संसद को होती है। तो संसद होती कौन है, तो आपको यहाँ संसद को समझने के लिए याद रखना है कि जब हम संसद को पढ़ते हैं तो हम इसे क्या करेंगे, 3 रूपों में बांट देंगे। और स्पेशली इसके लिए याद रखना है आपको आर्टिकल अनुच्छेद 79। तो प्री का सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से यही बन जाता है कि किस आर्टिकल के अंतर्गत संसद की व्यवस्था की गई है, तो आपको याद रखना है आर्टिकल 79 व्यवस्था देती है देश में संसद की। अब देखें संसद की व्यवस्था आ गई यहाँ पर। अब ये आर्टिकल कहता है संसद, अब ये आगे क्या कह रहा है कि देश के लिए एक संसद होगी। आर्टिकल 79 कहता है देश के लिए एक संसद होगी जो कि दोनों सदनों से, किससे, दोनों सदनों से। अब सदन तो आप जानते हैं, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो यहां पर आपको 3 नाम याद रखने हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो देखें संसद किससे मिलके बनती है, राष्ट्रपति से, राज्यसभा से और लोकसभा से। यही लिखा है आर्टिकल 79 में। तो संसद के कितने अंग हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो कितने अंग आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर 3 अंग दिखाई दे रहे हैं। अब इन 3 अंगों के बारे में हम देखते हैं। तो हम एक अनुच्छेद पढ़ते हैं या आर्टिकल पढ़ते हैं, आर्टिकल 52। तो राष्ट्रपति की व्यवस्था हम आर्टिकल 52 में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, मेरा पहला लेक्चर वही था जो मैंने आपको पढ़ाया। इसके बाद राज्यसभा की यदि हम बात करें तो राज्यसभा की व्यवस्था आर्टिकल 80 में आती है। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा की व्यवस्था आर्टिकल 81। तो देखो और अच्छे क्वेश्चन यहाँ से आए हैं कि राज्यसभा किस आर्टिकल के अंतर्गत है, लोकसभा किस आर्टिकल के अंतर्गत है। तो आपको ये आर्टिकल इस फॉर्म में याद रखने हैं। अब नेक्स्ट बात आती है, देखें ये भी सदन है और ये भी सदन है, इन दोनों सदनों प्लस, यहाँ याद रखना है, प्लस राष्ट्रपति से मिलकर के किसका निर्माण हुआ है, संसद का निर्माण हुआ है। अब संसद का कार्य क्या है, यदि आप देखें उसको तो आपको याद रखना है देश के लिए विधि निर्माण करना या कानून का निर्माण करना। ये काम किसका है, पार्लियामेंट का है, अर्थात संसद का है। अब देखिए बात आती है दूसरा, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा संसद का अंग नहीं है। तो आपके सामने ये 3 होंगे, इनके अलावा जो भी चौथा वहां पर ऑप्शन मिलेगा आप उसे बाहर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दूसरे सेंस में ये भी आता है कि निम्न में से कौन सा संसद का अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग है, वहां आपको यही तीनों मिलेंगे, एक चौथा ऑप्शन और मिलेगा।
तो अभिन्न अंग है की बात कर रहा है, इसका मतलब इन तीनों में से ही किसी की बात कर रहा है। तो आप देखें ये भी सदन है, ये भी सदन है, जबकि एक पद विशेष है, तो अभिन्न अंग कौन सा है? राष्ट्रपति। तो आप यहां पर याद रखना है कि संसद का अभिन्न अंग कौन है? राष्ट्रपति। ये प्री के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, खूब आता है एग्जाम में, ठीक। और अदरवाइज तीनों अंग तो है ही, ये भी सेंस में याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं आखिर कि क्या डिफरेंस है लोकसभा और राज्यसभा में। तो अब हमारे पास जब हम डिफरेंस को पढ़ते हैं तो छोटे छोटे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं और बड़े इंटरेस्ट के साथ हम इनको पढ़ेंगे। साथ के साथ आप इनको लेक्चर जो देखते रहेंगे, 1 या 2 बार आप लेक्चर देखेंगे और आपको सारा डिफरेंस क्लियर हो जाएगा कि आखिर लोकसभा और राज्यसभा में क्या डिफरेंस है और पार्लियामेंट होती क्या है। ये सब आपको आज के लेक्चर में मिल जाएगा और आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो नेक्स्ट आज हम देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या है लोकसभा और राज्यसभा में। तो देखें, आप एक तरफ राज्यसभा को देखें, लिखें, और एक तरफ आप लोकसभा लिखें। जैसा कि मैंने अभी बताया था, लोकसभा अंडर आर्टिकल 81 और राज्यसभा अंडर आर्टिकल 80। पहला डिफरेंस तो यही है आर्टिकल्स का। दूसरा हम यहाँ पर शुरू करते हैं, जो मेन डिफरेंस है वो क्या है। तो आप देखें, राज्यसभा कैसा सदन है, तो आप इसके लिए याद रखेंगे उच्च सदन है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो एग्जाम में सीधे आते हैं, निम्न में से कौन सा उच्च सदन है, निम्न में से कौन सा निम्न सदन है। तो आपको ये याद रखना है राज्यसभा उच्च सदन है। अब यदि ये उच्च सदन है तो इसे क्या कहा गया है? लोकसभा को कहा गया है ये निम्न सदन है। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि आखिर राज्यसभा को उच्च सदन क्यों कहा गया है और लोकसभा को निम्न सदन क्यों कहा गया है। तो देखिए, हम जान लेते हैं कि जो ये राज्यसभा होती है, इस राज्यसभा का कोई पर्टिकुलर कार्यकाल नहीं होता। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। ऐसी व्यवस्था संविधान में है कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होगी, और जो डिसमिस नहीं हो सकता, जो भंग नहीं हो सकता, वो कैसा होगा? वो उच्च होगा। और जो भंग हो जाए, 5 साल का पीरियड होता है किसका? लोकसभा का, ये भंग हो जाती है, इसीलिए इसे क्या कहा गया है? निम्न सदन कहा गया है। तो आपको याद हो गया होगा, उच्च सदन है तो राज्यसभा और निम्न सदन है तो लोकसभा। वहीं दूसरी बात याद रखें भाई, अभी हमने देखा कि उच्च सदन इसे इसलिए कहा गया है क्योंकि ये कैसा सदन है? ये स्थायी सदन है। दूसरा अच्छा क्वेश्चन, स्थायी सदन कौन सा होता है? तो याद रखना है राज्यसभा परमानेंट सदन है, ये कभी भंग नहीं होता, इसी कारण इसे उच्च सदन कहा गया है। अब यदि लोकसभा की बात कर लें तो लोकसभा कैसा सदन है? आपको याद रखना है अस्थायी। अब देखें, अस्थायी से क्यों कह रहे हैं भाई? 5 साल के लिए लोकसभा का गठन होता है, 5 साल बाद लोकसभा डिसमिस हो जाती है, इसलिए इसको क्या कहा गया है? अस्थायी, और इसे कहा गया है स्थायी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। देखिए, यहाँ हर पॉइंट से क्वेश्चन निकलेगा आपके लिए। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये स्थायी है, इसका मतलब यदि कार्यकाल की बात कर लें, किसकी बात कर लें? कार्यकाल की। तो जो राज्यसभा है, इसका कार्यकाल क्या है? तो आप लिख दें अनिश्चित, या कह सकते हैं कोई कार्यकाल नहीं। मैंने अभी आपको बताया कार्यकाल नहीं है, इसीलिए तो स्थायी सदन है, और स्थायी है इसीलिए इसे उच्च सदन कहा गया है। तो राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? आपके सामने क्वेश्चन आता है, तो आपको याद रखना है कोई कार्यकाल नहीं होता। जनरली मैंने देखा है, जब भी मैं लेक्चर इसे क्लास में पढ़ाती हूँ, मैं बच्चों से पूछती हूँ कि राज्यसभा कार्यकाल इतना होता है, तो एकदम से आंसर आता है 6 साल। ध्यान रखें, कार्यकाल नहीं है तभी तो हम इसको स्थायी सदन कह रहे हैं। 6 साल कार्यकाल की व्यवस्था इसके बारे में नहीं है, वो मेंबर्स की बात आती है कि मेंबर्स कितने दिन तक रह सकते हैं वहां पर। तो यहाँ रखेंगे इसका कोई कार्यकाल नहीं होता, अर्थात एक अनिश्चित पीरियड के लिए आता है। तो अब हम यहाँ याद करें तो इसका कार्यकाल क्या होगा? तो आप सब जानते हैं 5 वर्ष। कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है, अर्थात इसका कार्यकाल निश्चित होता है। 5 साल के लिए लोकसभा का गठन किया जाता है। तो अब हम 3 डिफरेंस यहाँ पर देखें और ध्यान रखें, हर डिफरेंस से आपके लिए एक अच्छा क्वेश्चन आपके सामने तैयार हो जाता है। दिल्ली पुलिस के एग्जाम्स में भी बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, उसमें कांस्टेबल का जो भर्ती आपकी आई हुई है, आप इन लेक्चर्स को देखें, इन डिफरेंस को देखें। मैं गारंटी देती हूँ कि यदि संसद से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आपके इस लेक्चर में वो क्वेश्चन ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता।
बस आप उस लेक्चर को एक बार देखें, और मैं समझती हूँ यदि आप 2 बार भी इसको देख लेंगे तो आपकी सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट क्लियर होती चली जाएंगी। और संविधान या कह सकते हैं जीके का जितना भी पार्ट आपके दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आएगा, चाहे वो करंट का हो, कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशल हो, बच्चे कहते हैं कि मैम हमें जीके करा दो, आप ही से करनी है हमें जीके, तो मैं उनके लिए ये जब तक आपका लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है या आपके सामने एक कह सकते हैं ये एक ऐसा समय आ गया है कि जिसमें आप समझ ही नहीं पा रहे कि क्या करें, तो आप उस चीज़ से बेफिक्र रहिए। ये सब लेक्चर आपके लिए उन एग्जाम्स में काम आने वाले हैं, आप इन्हें देखते रहें, आपका 100% जीके तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी घबराए नहीं कि वैकेंसी आ गई है, क्लासेस नहीं चल रही हैं या फिर कोचिंग नहीं खुल रहे हैं, आप उसकी चिंता छोड़ दें, आप इन्हें देखें और आपका सब्जेक्ट आपके सामने तैयार हुआ। ठीक, अब हम इसे बढ़ें, ये 3 हो गए हैं डिफरेंस। अब उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस की यदि बात करें तो हम यहाँ बात कर लेते हैं किसकी, कि सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। सदस्यों का कार्यकाल, देखें अभी मैंने कहा था आपको राज्यसभा कार्यकाल कुछ नहीं है बट सदस्यों का कार्यकाल है, जो आपको हमेशा याद रहता है ना। आप 6 वर्ष एकदम से बोलना शुरू कर देते हैं, तो जो 6 वर्ष का कार्यकाल है वो मेंबर्स का है, 6 वर्ष। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ 6 वर्ष है तो यहाँ कितना होगा, यहाँ तो जनरली जब ये 5 साल के लिए आई है तो इसका कार्यकाल 5 साल है। यहाँ सदस्यों का कार्यकाल भी 5 वर्ष। ठीक, अब आप इस बात से बिल्कुल कंफ्यूज ना होइए कि जब राज्यसभा एक परमानेंट सदन है, एक स्थायी सदन है, उसका कोई कार्यकाल नहीं है, तो मेंबर्स का कार्यकाल 6 साल कैसे हो गया, हमें समझ नहीं आ रहा है। बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आता है। तो अब हम नेक्स्ट डिफरेंस जब कराएंगे तो उसमें ये चीज भी मैं आपको समझा देती हूँ। तो यहाँ तक आपने ये 4 डिफरेंस देखे, आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब उसके बाद इस पे आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसको आप नोट करते रहें, स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं, बार बार देखें, आप चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। आप देखें 6 वर्ष का कार्यकाल आखिर होता कैसा है। तो अब हम पहले नेक्स्ट डिफरेंस देख लेंगे। जब हम नेक्स्ट डिफरेंस देख लेंगे तो हमें वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब नेक्स्ट डिफरेंस कहता है कि जो राज्यसभा के ये मेंबर आए थे कितने साल के लिए, 6 साल के लिए, मैंने अभी बताया उनका कार्यकाल 6 साल का है। तो कैसे इनका स्थिति बनती है, तो इसके जो सदस्य होते हैं राज्यसभा के, कितने सदस्य है, 1/3। जितने भी टोटल मेंबर राज्यसभा में चुने जाते हैं उन मेंबर्स का 1/3 मेंबर ऐसे होते हैं। तो आप देखें यहाँ 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात, प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं, अर्थात रिटायर होते हैं। एक साथ सारे का सदस्य नहीं जाते यहाँ पर, जैसे लोकसभा में एक साथ आए और एक साथ गए, जबकि राज्यसभा में ऐसा नहीं है। राज्यसभा में एक साथ केवल 1/3 जा सकते हैं, मैक्सिमम 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद रिटायर होते हैं, अर्थात हर 2 साल बाद एक ऐसा पीरियड आता है कि जब 1/3 सदस्य अपना 6 साल का कार्यकाल पूरा कर लेते हैं। अब आप देखें इसे कैसे, ये मान लिया हमने एक चक्र बनाया, ऐसा ना, ये राज्यसभा है क्योंकि ये कभी भंग नहीं होती, तो ये तो गोल है एक तरीके से। अब 2012 में आप एमपी चुने गए, कहां से, राज्यसभा से। एमपी का मतलब है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अर्थात राज्यसभा के सदस्य। आपको 2012 में चुन लिया, तो अब आप कब तक वहां पर रहेंगे, जाहिर सी बात है 6 साल के पीरियड तक के लिए, तो 2018 तक का आपका पीरियड होगा। तो अब आप कब रिटायर होंगे, 2018 में। इसके बाद 2012 के बाद 2014 में कुछ एमपी चुने गए। मैंने कहा हर 2 साल बाद 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं और 1/3 ही नए आ जाते हैं। तो यहाँ 1/3 आए 2012 में, 2014 में 1/3 आए, इसके बाद 2016 में भी 1/3 आए, 2018 में भी 1/3 आए। अब आप देखें 2012 में आप चुने गए थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अर्थात मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो आपका रिटायरमेंट कब हुआ है, 2018 में। जब आपका रिटायरमेंट 2018 में हुआ तो यहाँ 2018 में 1/3 नए भी आ गए। आपने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया और यहाँ पर 1/3 नए आ गए। आपसे पहले 2010 में यहाँ पर 1/3 मेंबर आए थे। अब ये 1/3 मेंबर जो 2010 में आए थे ये कब रिटायर हो रहे हैं, 2016 में। आप देखें 2 साल का डिफरेंस।
हर 2 साल बाद 1/3 सदस्य रिटायर हो गए और 1/3 सदस्य नए आ गए, लेकिन जो ये रिटायर हुए ये वे अपना कार्यकाल 6 साल का पूरा करके गए हैं। देखें इस तरीके से चक्र होता है, 1/3 हर 2 साल बाद नए चुने जाते हैं और 1/3 ही रिटायर हो जाते हैं, उनका 6 साल का पीरियड पूरा हो गया होता है। तो इसीलिए ये सदन कभी भंग ही नहीं होता। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि निम्न में से कौन सा पार्लियामेंट का सदन ऐसा है जिसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात रिटायर हो जाते हैं, या जिसमें 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद नए चुने जाते हैं। तो आपको याद रखना है राज्यसभा। दूसरा सेंस का क्वेश्चन है कितने सदस्य हर 2 साल बाद राज्यसभा में नए चुने जाते हैं और रिटायर होते हैं। तो आपको याद रखना है 1/3 सदस्य, या फिर कितने साल बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्यों की नई एंट्री होती है और रिटायरमेंट होता है, तो 2 साल बाद। तो आपको तीनों चारों बातें यहाँ पर याद रखनी है। इसीलिए देखो चक्र चलता रहता है, 1/3 आए 1/3 गए, 1/3 आए 1/3 गए और 6 साल का पीरियड आप पूरा करके ही जाते हैं। तो कार्यकाल आपको याद रखना है 6 साल बाद। 2 साल में ये चक्र जो है वो डिस्टर्ब होता है, अर्थात वहां 1/3 नए आते हैं और 1/3 का पीरियड अपना 6 साल का पूरा हो गया होता है, वो चले जाते हैं, उनकी जगह 1/3 ही नए आ जाते हैं। ऐसी व्यवस्था कहाँ होती है? राज्यसभा में। इसके बाद हम देखें क्या लोकसभा में भी ऐसा होता है। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि लोकसभा में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, यहां ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि 5 साल का पीरियड जैसे ही लोकसभा का पूरा हुआ, एक साथ सारे चले गए, एक साथ सारे नए आ गए। मोदी जी की सरकार अभी नेक्स्ट जो इलेक्शन हुआ था 2019, सारे सदस्य एक साथ गए, उसके बाद इलेक्शन हुआ लोकसभा का, सारे सदस्य एक साथ आए। तो एक साथ जाना एक साथ आना, यहाँ 1/3 का 2 ईयर का ऐसा कोई भी चक्कर नहीं है। यहाँ आपको व्यवस्था याद रखनी है। तो नेक्स्ट डिफरेंस आपका था ये। इसके बाद हम नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ चलें। राज्यसभा में टोटल मेंबर कितने हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि कुल सदस्य कितने हैं कहां पर? राज्यसभा में। तो ध्यान रखना है कि राज्यसभा में कुल सदस्य 250 मैक्सिमम हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। याद रखना है कितने हो सकते हैं? 250। अब वर्तमान में कितने हैं ये बात अलग है, लेकिन राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने होंगे? तो 250। अब ये जो 250 सदस्य होंगे, इनमें से 238 238 मेंबर कहां से चुने जाएंगे? राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से। देखिए याद रखना है, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेशों से कितने मेंबर आएंगे? 238। अब बाकी के बचे कितने? 12। ये जो 12 सदस्य होंगे ये मनोनीत होंगे राष्ट्रपति के द्वारा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस, बीओ सबके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य नामित करता है, कितने सदस्य मनोनीत करता है, नॉमिनेट करता है। तो आपको याद रखना है 12 सदस्य। कौन सा सदन पार्लियामेंट का ऐसा है जिसमें राष्ट्रपति 12 सदस्य नामित करता है? तो राज्यसभा आंसर देंगे। राज्यसभा में कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो 12 सदस्य देंगे। ठीक है, ये दिख रहा है। तो कितने हो गए? 250 पूरे। ये स्थिति है। लेकिन वर्तमान में कितने मेंबर हैं? यदि हम बात कर लें वर्तमान में कितने मेंबर हैं, तो उसे हम नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ करके चलेंगे, या फिर यही देख सकते हैं कि इतने हो सकते हैं, इससे ज्यादा चुन के नहीं आ सकते। लेकिन वर्तमान की यदि हम बात करें कि वर्तमान में कितने मेंबर हैं, तो वर्तमान के मेंबर की आप देखें, वर्तमान में क्या है, या कह सकते या पूछ रहा है कितने मेंबर हो सकते हैं। तो कितने हो सकते हैं में आप 250 याद रखेंगे, 250, और वर्तमान में कितने हैं तो आपको 245 मेंबर याद रखना। अब यहां आ जाए, यहां क्या व्यवस्था है? यहाँ के यदि हम लोकसभा के कुल मेंबर की बात करें, कुल सदस्य इन लोकसभा, तो देखें यहां मेंबर होंगे 552। इससे ज्यादा मेंबर लोकसभा में नहीं हो सकते, ऐसा लिखा है हमारे संविधान में। 552 मेंबर होंगे। अब इन 552 मेंबर में से हम इसको 3 रूप में रख लेंगे। जैसे हमने यहां इसे 2 रूप में रखा,
कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 238 और राष्ट्रपति द्वारा 12। वैसे यदि हम यहाँ बात करें तो ये बात कर रहा है राज्य से, ये बात कर रहा है केंद्र शासित प्रदेशों से, यूनियन टेरिटरी से, और राष्ट्रपति, ऐसी बात वहां की गई थी। देखें यहां अलग अलग कोई मेंशन नहीं है कि 238 में से कितने यहां से आएंगे और कितने यहां से आएंगे, ऐसा यहां पर नहीं लिखा है, लेकिन यहां पर लिखा है कितने राज्यों से आएंगे, कितने यूनियन टेरिटरी से आएंगे और कितने राष्ट्रपति नॉमिनेट करेगा, ये डिफरेंस रखना है। अब राज्यों की यदि हम बात करें यहाँ पर तो 530 तो आएंगे राज्य से। लोकसभा में राज्य से कितने मेंबर आ सकते हैं अधिकतम? 530। यूनियन टेरिटरी से कितने आ सकते हैं अधिकतम? 20। ठीक, क्वेश्चन खूब आता है। तो राष्ट्रपति ने 2। अब ये जो राष्ट्रपति कितने सदस्य नामित कर रहा है? 2। कहां पर? लोकसभा में। तो याद रखना है 2 मेंबर कहां पर? देखिए यहाँ पर 12 में भी 2 और यहाँ पर भी 2, यहाँ एक और जो प्लस कर देना है तो 12 हो जाएंगे राज्यसभा, और यहाँ पर 2 है तो लोकसभा। ये स्थिति याद रखनी है। तो आपकी 552 मेंबर कंप्लीट। अब वर्तमान में कितने मेंबर हैं? यदि वर्तमान की बात करें तो यहाँ पर वर्तमान में 545। देखिए यहाँ 245 और यहाँ पर 545, बस शुरू की डिजिट चेंज करनी है, अदरवाइज पीछे की दोनों डिजिट सेम है। तो ये तो था डिफरेंस सदस्य संख्या को लेकर के, कहां पर? लोकसभा और राज्यसभा में। तो अब हम नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ चलते हैं। उम्मीद करती हूँ कि सारे डिफरेंस आपको अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ चलें। देखें नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ हम जाते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है, अपने मन से चुन सकता है, अपने मन से उनको नॉमिनेट कर सकता है। वहां पर कहां पर? राज्यसभा में। तो ये जो 12 सदस्य यहाँ राज्यसभा में आते हैं, आखिर ये कौन आएंगे, किसको मनोनीत करेगा? कि इसके लिए भी एक कंडीशन है कि राष्ट्रपति ऐसे सदस्य, ऐसे 12 सदस्यों को ही मनोनीत कर सकता है जो कि साहित्य, लिटरेचर, कला, आर्ट, विज्ञान, साइंस और सोशल वर्क, समाज सेवा। देखिए 5 क्षेत्र यहाँ पर दिए हैं, साहित्य से, कला से, विज्ञान से और समाज सेवा। इन 5 क्षेत्र में जो विशेष अनुभव रखने वाले होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं इन क्षेत्रों के, उन क्षेत्रों से किसी सदस्य को राज्यसभा में नामित कर सकते हैं। कौन? राष्ट्रपति। जैसा मैंने करंट का लेक्चर आपके लिए तैयार किया, उसमें मैंने आपको बताया कि जो रंजन गोगोई, जो कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, रंजन गोगोई क्या है? एक्सपर्ट है अपने क्षेत्र के, और उनको नामित किया गया है कहां पर? राज्यसभा में। और आपको वो भी याद रखना है कि एकमात्र ऐसे पूर्व मुख्य न्यायाधीश जिन्हें राज्यसभा में मनोनीत किया गया, रंजन गोगोई, उन्हें तो यहाँ पर उनको मनोनीत किया गया है अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होने के नाते। अब देखिए इस कला में खेल भी आता है, कला के अंतर्गत आप खेल को भी इंक्लूड कर सकते हैं, फिल्म इंडस्ट्री को इंक्लूड कर सकते हैं। सचिन तेंदुलकर आपने नाम सुना होगा, किसमें? राज्यसभा में। भाई सचिन तेंदुलकर तो आप सभी जानते हैं, नाम क्या सुना होगा, लेकिन राज्यसभा में एमपी के रूप में सचिन तेंदुलकर को किसके? खेल के एक्सपर्ट हैं, उन्हें नामित किया गया। या नवजोत सिंह सिद्धू को भी ले सकते हैं, मैरी कॉम को भी ले सकते हैं, रेखा का नाम सुना होगा। ये सारे वो लोग हैं जिनका राजनीतिक करियर कुछ उनसे कोई लेना देना नहीं था और ये एक्सपर्ट थे बट अपने क्षेत्रों के, यहाँ 5 सब्जेक्ट में आने वाले थे ये, इन्हें नामित कर दिया गया राज्यसभा के लिए, क्योंकि ऐसा राष्ट्रपति कर सकता है 12 सदस्यों के रूप में। तो प्री का क्वेश्चन अच्छा ये भी है कि साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के विशेष अनुभव रखने वाले को, व्यक्तियों को कौन से सदन में राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है? तो आप याद रखिए राज्यसभा। ठीक है, तो कौन लोग होंगे ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ की यदि बात करें तो मैंने कहा 2 सदस्य नामित कर सकता है राष्ट्रपति, कहाँ? लोकसभा में। अब ये 2 कौन होंगे भाई? तो ये होंगे एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन का मनोनयन कौन से सदन में होता है? लोकसभा में होता है। ये इस तरीके से क्वेश्चन आता है, कितने मेंबर यहाँ पर? एंग्लो का मतलब है कि अंग्रेज और भारतीय,
इनके जो यहाँ वंशज हैं या उनसे उत्पन्न जो संतानें हैं जिन्हें हम एंग्लो इंडियन कह रहे हैं, उनका मनोनयन राष्ट्रपति कर सकता है यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि लोकसभा में इनका प्रतिनिधित्व कम है। उनका प्रतिनिधित्व पूरा करने के लिए 2 मेंबर को यहाँ पर नामित कर सकता है, कहाँ, लोकसभा में। और ऐसा लिखा है आर्टिकल 331। बीईओ के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आयोग ने बहुत बार पूछा है कि एंग्लो इंडियन का मनोनयन राष्ट्रपति किस आर्टिकल के अंतर्गत करता है। तो आर्टिकल आप याद रखेंगे, आर्टिकल 331। तो एक डिफरेंस था यहाँ लोकसभा और राज्यसभा का ये। तो उसके बाद हम नेक्स्ट देखें, किसकी बात करें, चुनाव की बात करें। राज्यसभा लोकसभा के मेंबर आखिर चुने कैसे जाते हैं? क्या इनका चुनाव भी ऐसे होता है जैसे हम गांव में जाते हैं, पंचायत के चुनाव में भाग लेते हैं, किस तरीके से इनका चुनाव होता है? तो आप उसके लिए याद रखेंगे ये डिफरेंस में। तो राज्यसभा में आपको एमपी बनना है भाई, और एमपी बनने के लिए आपको इलेक्शन में जब खड़ा होना है तो आपके लिए वोट डालेगा कौन? क्या जनता राज्यसभा के इलेक्शन में वोट डालती है? आपने कभी राज्यसभा के इलेक्शन में वोट डाला है? तो आपको जानना होगा कि यदि आप कौन है, राज्य, या आप यहां लिख सकते हैं निर्वाचन कैसे होगा। तो देखें, निर्वाचन को समझे बहुत अच्छी तरीके से कि जो राज्य हैं, इस राज्य में सरकारें बनती हैं तो यहाँ पर विधानसभा के मेंबर चुने जाते हैं। तो राज्य की विधानसभा, आपको याद रखना है, हर राज्य में विधानसभा कंपलसरी है। राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, जो राज्य में एक बॉडी है विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, वहां पर जो सदस्य चुन करके आते हैं, जो स्टेट की गवर्नमेंट बनाते हैं, उन सदस्यों के द्वारा, कैसे सदस्यों के द्वारा? जो निर्वाचित सदस्य हैं। निर्वाचित वर्ड यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि विधानसभा में एक सदस्य मनोनीत भी होता है, उसे बाहर रखने के लिए इन्होंने निर्वाचित शब्द यहाँ पर रख दिया है। तो राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के इलेक्शन में वोट करते हैं, उसके निर्वाचन में भाग लेते हैं, निर्वाचन में भाग लेते हैं। अब देखिए, हम तो है नहीं मेंबर ऑफ लेजिस्लेशन असेंबली, यदि हम मेंबर ऑफ लेजिस्लेशन असेंबली हैं तो हम जाके भाग लेंगे, लेकिन क्योंकि हम है नहीं इसलिए हमने कभी राज्यसभा के इलेक्शन में वोट नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वोट वो कर सकता है जो एमएलए हो। आप उसे शॉर्ट लैंग्वेज में समझ सकते हैं, सिर्फ एमएलए है, वो भी ऐसा एमएलए जिसे जनता ने चुन के भेजा है, वो जाकर के राज्यसभा के इलेक्शन के लिए वोट करेगा। अर्थात जो 1/3 मेंबर आते हैं ना, वो 1/3 मेंबर का जब इलेक्शन होता है उसमें केवल स्टेट के एमएलए ही वोट करते हैं। अब यहाँ बात करें भाई यहाँ का निर्वाचन, लोकसभा के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं? तो आपके मन में उत्सुकता आ गई हो गई, कौन भाग लेता है? हम ही भाग लेते हैं, है ना। हमने हर हर मोदी, जय जय मोदी खूब नारे लगा लगा कर वोट किए लोकसभा में, और लोकसभा का गठन किया। तो यहाँ पर वोट करती है आम जनता। यहाँ पर कौन करता है? जनता वोट करती है। यहाँ लोकसभा में वोट करने के लिए, लोकसभा के एमपी चुनने के लिए आपको एमएलए का होना जरूरी नहीं है। आप 18 ईयर प्लस हो गए हैं, आप वयस्क हो गए हैं, तो आपके मत देने का अधिकार उत्पन्न हो गया है और आप यहाँ पर वोट कर सकते हैं। ध्यान रखें, जहां भी आप वोट करते हैं, चाहे वो लोकसभा है, राज्यसभा है, तो उसके लिए आपके पास 18 ईयर्स प्लस की एज होनी जरूरी है। और जैसा कि आप जानते हैं, आपको एमएलए के इलेक्शन के लिए, एमएलए इलेक्शन के लिए कितनी चाहिए? 25 एज चाहिए, तो वहां आपकी 25 प्लस होनी चाहिए। या आप जनता है तो जनता की एज 18 प्लस होनी चाहिए, वयस्क मताधिकार। जहां जनता सीधे खुद जाकर के इलेक्शन में वोट लेती है, खुद जाकर के लोकसभा का एमपी चुनती है, लोकसभा का सदस्य चुनती है, जिसे आप एमपी ऑफ लोकसभा बोल सकते हैं, तो उसे हम बोलते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन। कैसा निर्वाचन होता है? यहाँ पर प्रत्यक्ष होता है, डायरेक्ट होता है। और यहाँ पर क्योंकि हम भाग नहीं लेते, यहाँ पर ये निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और ये सदस्य किसने चुने थे? जनता ने। जनता ने इन्हें चुना, इन्होंने इन्हें चुना। तो इसीलिए क्या हो गया यहाँ पर? यहाँ थर्ड पर्सन का रोल हो गया है, इसलिए यहाँ पर इसे बोल सकते हैं अप्रत्यक्ष निर्वाचन। कैसा निर्वाचन? अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से यहाँ पर वोट किया जाता है, और यहाँ पर वोट प्रत्यक्ष ढंग से, प्रत्यक्ष रीति से किया जाता है। तो एक डिफरेंस था आपका। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस, अब देखें,
एक क्वेश्चन खूब पूछ लिया जाता है, कौन सा दोनों सदनों में से कौन सा सदन ऐसा है जिसे आप प्रथम सदन कहें और जिसे आप द्वितीय सदन कहें? तो ध्यान रखना है। आप देखें, उच्च की तो बात हो गई, उच्च कौन है? राज्यसभा। और निम्न कौन है? लोकसभा। स्थायी कौन है? राज्यसभा। और अस्थायी कौन है? लोकसभा। तो यदि हम प्रथम की बात करें, सेकंड की बात करें, तो देखें राज्यसभा को हम यहाँ प्रथम नहीं कहते। प्रथम हम किसको कहते हैं? लोकसभा को प्रथम सदन। यदि हम लोकसभा को प्रथम सदन कह रहे हैं तो राज्यसभा को कहा जाता है द्वितीय सदन। क्या कहा जाता है? द्वितीय। प्री का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, खूब आता है एग्जाम में, अच्छे से याद रखेंगे। अब भाई जब ये उच्च था तो ये द्वितीय कैसे हो गया, है ना? तो ध्यान रखना है कि हम इसे द्वितीय इसलिए कह रहे हैं कि यदि शक्तियों की बात करें, अधिकारों की बात करें, तो लोकसभा के मेंबर्स के अधिकार ज्यादा हो जाते हैं। जब आप धन विधेयक पढ़ेंगे अंडर आर्टिकल 110, 109 और 110, 109 में प्रक्रिया बताई गई है, 110 में धन विधेयक को डिफाइन किया गया है। तो वहां देखें कि धन विधेयक राज्यसभा के पास केवल फॉर्मेलिटी मात्र के लिए जाता है। तो ऐसे बहुत सारे मैटर्स हैं जहां पर राज्यसभा केवल फॉर्मल होता है, राज्यसभा के पास की सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए परमिशन ली जाती हैं और वहां सारे अधिकार लोकसभा के पास होते हैं। तो शक्तियों के दृष्टिकोण से यदि देखें तो लोकसभा की शक्तियां ज्यादा हैं, इसलिए लोकसभा को क्या कहा गया है? प्रथम सदन कहा गया है, जबकि राज्यसभा को क्या कहा गया है? द्वितीय सदन कहा गया है। ये मेन डिफरेंस किसका आया निकल करके? राज्यसभा और लोकसभा। अब एक डिफरेंस और यहाँ पर है आयु का। एज की क्या बात है? राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए कितनी एज चाहिए? तो ध्यान रखिए, यदि आपको राज्यसभा का मेंबर बन रहा है तो आपके लिए कम से कम आयु 30 वर्ष। 30 वर्ष की ऐसी आयु होनी चाहिए, कम से कम आयु। खूब पूछा जाता है क्वेश्चन भी। राज्यसभा की कम से कम आयु कितनी चाहिए? लोकसभा की 25 ईयर्स। यदि आप लोकसभा से एमपी बनना चाहते हैं तो आप 25 साल की एज कंप्लीट कर चुके हो, जबकि राज्यसभा के लिए आप 30 ईयर की एज कंप्लीट कर चुके हैं। और ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है कि मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर कुछ नहीं है। आप कितने भी बूढ़े हैं, आप कितनी भी एज के हैं, बूढ़े से मतलब यहाँ पर एज के हैं, कितनी भी आपकी आयु है, आप लोकसभा राज्यसभा का एमपी बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम कुछ एज भी नहीं है। आपको नौकरी करने के लिए, आपको बीईओ का फॉर्म भरने के लिए, दिल्ली पुलिस का, यूपी पुलिस का फॉर्म भरने के लिए एक टैग लाइन लगा दी गई है एक कि भाई इतनी से ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई स्थिति नहीं है। तो आप यहाँ भी अपना अच्छा करियर बुढ़ापे तक बना सकते हैं, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा में कोई मैक्सिमम एज नहीं होती, मिनिमम एज होती है, जो आपको अच्छे से याद रखनी है यहाँ पर। तो ये मेन डिफरेंस थे हमारे किसके? लोकसभा और राज्यसभा के, ये थे मेन डिफरेंस। अब इसके बाद हम थोड़ी सी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लेते हैं अपनी संसद के बारे में, अर्थात इस बॉडी के जो देश के लिए कानून बनाती है, इसके बारे में कुछ डिफरेंस के बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब यदि हम फैक्ट की बात करें, महत्वपूर्ण तथ्य, अब देखिए पहला तथ्य ये है कि जो एज है, मैंने कहा ना इसके मेंबर की बात की कि मेंबरों की कुल संख्या, तो कुल संख्या हमने एक जगह बताई 552 से ज्यादा नहीं होगी लोकसभा की, वहां कहीं 250 से ज्यादा नहीं होगी। तो ये कब तक ऐसी बनी रहेगी? मैंने पहले भी बताया है, जब मैंने पहले कोई राष्ट्रपति का निर्वाचन आई थिंक कराया था तो उस टाइम पर बताया था कि जो ये सदस्य संख्या है, इनमें कब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ध्यान रखें, सन 2026 तक, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सन 2026 तक सदस्य संख्या यथावत रहेगी, सदस्य संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस सदस्य संख्या लोकसभा और राज्यसभा की किस आधार पर डिसाइड की जाती है? जनसंख्या के आधार पर। आप देख रहे हैं भारत की जनसंख्या पूरी प्रोग्रेस पर है, खूब अच्छी ग्रोथ कर रही है ना। जनसंख्या बढ़ेगी तो उन्हें संभालने के लिए हमारे पास राजनीतिक लोग भी ज्यादा होने चाहिए, मेंबर ज्यादा हमारे पास होने चाहिए, हमारे पास विशेष अधिकारी ज्यादा होने चाहिए। लेकिन इन्होंने कहा 2026 तक, कितने भी बढ़ा लो, 2026 तक हम आपके एमपीज की संख्या नहीं बढ़ाने वाले हैं, एमपी एमएलए एमएलसी किसी की संख्या नहीं बढ़ने वाली है। 2026 तक सदस्य संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब ये जो सदस्य संख्या डिसाइड हुई है, जिस हम की बात हम कर रहे हैं, अभी हमने देखा था, ये किस पर आधारित होती है? तो ध्यान रखें, जनगणना पर। और जनगणना किसकी होती है? जनसंख्या की।
अब भाई जनगणना तो आप देख रहे हैं हर 10 साल बाद होती है, तो ये फिर जनसंख्या की जो जनगणना है, कौन सी जनगणना यहाँ आधारित है? तो ध्यान रखें 1971, 1971, बिल्कुल पुराने जमाने में पहुंच जाइए। 1971 की जो जनगणना आई थी, उस पर उस टाइम जो जनसंख्या देश में थी, उसके आधार पर हमारी लोकसभा और राज्यसभा की सदस्य संख्या निर्धारित की गई। और आज भी वही जनगणना हमारी कुल सदस्य संख्या का एक स्रोत है। कह सकते हैं कि वर्तमान में सदस्य संख्या किस जनगणना पर आधारित है? तो आपको याद रखना है 1971 की जनगणना पर आधारित है, और 2026 तक इसमें कोई बदलाव, कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये था। अब दूसरे फैक्ट की हम बात करें तो दूसरा फैक्ट कह रहा है संसद की बैठक। संसद की बैठक खूब आता क्वेश्चन। अब इस संसद का मतलब लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों सदनों की जो बैठक है, इसे आहूत कौन करेगा? आहूत का मतलब होता है बुलाना। दोनों सदनों की बैठक जब चाहे, जिस स्थान पर चाहे, जिस डेट को चाहे, जिस तारीख को चाहे बुला सकता है। कौन? राष्ट्रपति। संसद के किसी भी सदन की, संसद के दोनों सदनों की बैठक कौन आहूत करेगा? राष्ट्रपति आहूत करेगा। और जो ये राष्ट्रपति आहूत करेगा, ये साल में कितनी बैठकें बुला सकता है? तो इन्होंने कहा जो ये राष्ट्रपति बैठक बुलाएगा, राष्ट्रपति संसद के आहूत करेगा, उसमें 6 माह से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है हर 6 महीने के अंतराल पर 2 बैठकें उसे बुलानी है। ऐसा नहीं है कि एक बैठक उसने बुलाई आज और अब 8 महीने बाद बुलाएगा, नहीं, 6 महीने से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए पहली और दूसरी बैठक के बीच में, पहली और अंतिम बैठक के बीच में। तो ऐसा कह सकते हैं एक तरीके से कि 1 वर्ष में 2 बैठक, 1 वर्ष में कम से कम 2 बैठक तो जरूरी है। और राष्ट्रपति की मर्जी कितनी बैठक बुला ले, लेकिन 6 महीने ज्यादा का डिफरेंस नहीं होगा। तो राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की गई बैठक में कितने दिन से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होगा? 6 माह से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होगा। इसका मतलब साल में 2 बैठकें बुलानी जरूरी है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये था, और ये क्वेश्चन एग्जाम में खूब पूछा जाता है आहूत को, और इसी लैंग्वेज में आहूति वहां पर लिखा हुआ मिलेगा, बुलाना। तो ये है किसकी? राष्ट्रपति की। इसके बाद नेक्स्ट देखें, राष्ट्रपति का अभिभाषण। जब लोकसभा का चुनाव होता है, लोकसभा के चुनाव के बाद जब पहला सत्र आयोजित किया जाता है, तो उस सत्र को बुलाता है, बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। सत्र को समाप्त कौन करता है? वो भी राष्ट्रपति। तो यहाँ पर सदन को बुलाने के बाद उन्हें संबोधन देगा, भाषण देगा, और ये जो भाषण तैयार करेगा वो कौन करेगा? राष्ट्रपति का अभिभाषण सदन के सामने होगा, अर्थात संसद के दोनों सदनों के समक्ष। अब देखें, आपके लिए क्वेश्चन ये है, दिल्ली पुलिस स्पेशल याद रखेंगे आप, बीओ के एग्जाम के लिए भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है। स्टेटमेंट आ सकते हैं, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? अच्छे से आप इसको समझ करके जाएंगे। दिल्ली पुलिस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, आप अच्छे से याद रखेंगे कि संसद के दोनों सदनों के समक्ष अभिभाषण कौन देता है? तो याद रखें, राष्ट्रपति देता। अब ये जो राष्ट्रपति महोदय अभिभाषण दे रहे हैं, ये अभिभाषण इनका तैयार कौन करेगा? इनका अभिभाषण तैयार किया जाता है मंत्री परिषद के द्वारा। कौन तैयार करता है? मंत्री परिषद तैयार करता है। इसका मतलब ये है कि अपने आप तो कुछ नहीं कह रहे, है ना। जैसे हमने राष्ट्रपति को देखा, तो राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं, शक्तियों के नाम पर कुछ भी नहीं है। वह प्रथम एक नागरिक के रूप में कह सकते हैं, देश का पहला व्यक्ति है, पहला नागरिक है, उसे कह सकते हैं। तो यहाँ राष्ट्रपति की शक्तियों का तो आप अच्छे से जानते हैं कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति जो कि देश का प्रमुख होता है, राष्ट्राध्यक्ष होता है, उसकी शक्तियां कैसी कैसी हैं। देखिए, अभिभाषण दे रहा है, लेकिन तैयार कौन कर रहा है? मंत्री परिषद तैयार कर रही है। मंत्री परिषद का हेड कौन है? प्रधानमंत्री है। तो कुछ नहीं है यहाँ पर, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी मात्र रह गई है। लेकिन हमें इस दृष्टिकोण से नहीं देखना है, हमें देखना है कि जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, जो हमारे संविधान में लिखा है, हमें उस हिसाब से आंसर रखने हैं, देने हैं। तो नेक्स्ट था आपका, संसद के दोनों सदनों के समक्ष अभिभाषण राष्ट्रपति करेगा। और ये अभिभाषण कौन तैयार करेगा? मंत्री परिषद की जगह आप मंत्रिमंडल रख लें तो ज्यादा अच्छा है।
मंत्रिमंडल उसका अभिभाषण तैयार करेगा। ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक। अब बात करें जो संसद है, इसका काम क्या है? मैंने आपको बताया अभी कानून बनाने का। कानून कब बनेगा? जो सत्र रूटीन में होगा, सत्र नियमित होगा। तो यहाँ पर हम बात करने संसद के सत्र की, संसद के सेशन की। तो इसको हम दो स्थिति में याद रखेंगे, एक जब सत्र नियमित होता है, और जब नियमित होता है तो कानून बनता है। रेगुलर नियमित होता है, रेगुलर होता है तो कानून बनेगा। और एक सत्र जब अवसान पर होता है, अवसान में सत्र छुट्टी पर है, सत्र समाप्त हो चुका है, तो नियमित करने की और अवसान करने की ये दोनों पावर किसके पास हैं? तो आप याद रखेंगे राष्ट्रपति। सत्र को नियमित कौन कर रहा है? बुला कौन रहा है? आहूत कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। सत्र का अवसान, सत्र को समाप्त कौन कर रहा है? कि आज से शीत सत्र समाप्त हो गया है, ग्रीष्म सत्र समाप्त हो गया है, शीत सत्र शुरू हो गया है, इस तरह की बातें आपने सुनी होंगी। मानसून सत्र शुरू हो चुका है, अब देश के लिए कानून बनने की स्थिति आ गई है। ये कानून मानसून सत्र में सरकार बनाने की योजना बना रही है। तो आप ऐसे वहां सुनते हैं, तो एक पर्टिकुलर पीरियड होता है जिस टाइम पर आप कानून बना सकते हैं, और जब अवसान पर हो तो ये स्थिति कौन करेगा? राष्ट्रपति। तो सदन का सत्र अवसान करने की पावर किसके पास है? तो राष्ट्रपति वहां पर आप याद रखेंगे। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, अब दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखें कि जो ये संसद है, संसद तो आप समझ गए, जहां लोकसभा बैठी है, जहां राज्यसभा बैठी है, जहां राष्ट्रपति महोदय भी हैं, ये इन सबको मिलाकर के संसद बनी। इस संसद के अंतर्गत जितने भी हमारे मंत्री हैं, जितने भी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मंत्री संघ के, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा दोनों के ही, तो ये जो सब लोग हैं, और प्लस महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 76, आपने लेक्चर देखा भी होगा मेरा, महान्यायवादी, ये सब लोग संसद में बोलने का अधिकार रखते हैं, बोलने का अधिकार रखते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन आता है, मैंने महान्यायवादी के समय भी आपको बताया होगा कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कि पार्लियामेंट का मेंबर भी नहीं है, मंत्री नहीं है। मंत्री तभी होगा जब पार्लियामेंट मेंबर होगा, है नहीं, फिर भी वो संसद की समस्त कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार रखता है। तो वो व्यक्ति कौन है? महान्यायवादी वो व्यक्ति है। तो वो आपको वहां पर आर्टिकल 76 के साथ याद रखना है। तो ये था हमारा मेन आज का लेक्चर। पार्लियामेंट देश की वो कानून बनाने वाली बॉडी जो कुछ भी व्यवस्थाएं बना सकती है, ऐसी व्यवस्थाएं जिसकी संविधान परमिशन देता है, और ये कैसे निर्मित होती है, कैसे पार्लियामेंट का गठन होता है, कौन कौन लोग पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं। तो यहाँ से छोटे छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके सामने देने की कोशिश करी है, और उम्मीद करती हूँ, आशा भी करती हूँ कि आपके एग्जाम में ये सब क्वेश्चंस आपको बहुत सहायता प्रदान करें, सहायक हो आपके लिए, ठीक है। तो आप इसको देखें लेक्चर को, पार्लियामेंट के क्वेश्चन मैं समझती हूँ इससे बाहर नहीं आएंगे। धन्यवाद।